नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षदा सावंत। पिछले 10 सालों में सरकार की आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया पॉलिसी, वोकल फॉर लोकल, ऐसी पॉलिसीज जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है, उसके चलते हमने देखा है भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बढ़ गया है। और क्यों ना हो, क्योंकि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हम बनाने की दिशा में हम जोरों पर काम कर रहे हैं। आज फायदेमंद फंड में एक ऐसे ही थीमेटिक फंड की हम बात कर रहे हैं जो देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की खासियत और अपॉर्चुनिटीज को देख तैयार किया गया है। स्पॉटलाइट है एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड पर। यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग थीम को रिप्रेजेंट करती है। मेरे साथ है एक्सिस एएमसी के इक्विटी फंड मैनेजर नितिन अरोरा। नितिन, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं इनफैक्ट डिटेल में समझना चाहूंगी, ये आप लोगों ने खास तौर से दिसंबर के महीने में और लगभग 6 महीने हो चुके हैं इस फंड को लॉन्च किए। एक तो किस तरह का एसेट बेस क्रिएट किया है और ये मैन्युफैक्चरिंग की थीम इस समय कितनी और अट्रैक्टिव हो चली है? थैंक यू सो मच आप अपने शो पे बुलाने के लिए। तो देखिए, इस चीज़ को हम लोग को 2 या 3 चीज़ में देखना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग को। तो हमने जो मैन्युफैक्चरिंग को 3 भागों में बांटा है और इन 3 भागों में अगर आप देखेंगे तो इसमें इन्वेस्टमेंट है, इसमें कंजम्पशन है और इसमें नेट एक्सपोर्ट्स हैं। तो ये 3 भागों में हमें लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया का बढ़ेगा और ऑलरेडी हमने लास्ट 2 साल में देखा कि मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी में काफ़ी बड़ा है। लेकिन अगर इन 3 भागों में देखें तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसा पार्ट है जहां पे हमने कोर मैन्युफैक्चरिंग में इंक्रीज देखा, जहां पे बहुत सारी कंपनीज को बेनिफिट हुआ। और एक चीज हमें ये ध्यान देनी होगी कि प्लेस जो है मैन्युफैक्चरिंग, कोर मैन्युफैक्चरिंग में वो बहुत कम है, बिकॉज लास्ट जब डाउन साइकिल इंडिया ने देखा 10-15 साल, तो बहुत कम ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने अपने डाउन साइकिल में बचा के अपने आप को ऊपर लेके आए। तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसा पार्ट है जहां पे हमने कोर मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज होते हुए देखा है। हमने पावर सेक्टर में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखा है लास्ट ऑलमोस्ट 2-3 साल में, और हमें लगता है पावर एक ऐसा सेक्टर है जो मल्टी ईयर साइकिल है यहाँ से। और इंडिया बहुत ट्रिकी स्टेट पे है अभी, क्योंकि आपका पीक कैपेसिटी 340-350 गीगावाट है और आपकी कैपेसिटी 330 है। तो हमें लगता है कि पावर डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगा, जहाँ पे मल्टी ईयर साइकिल है, टीएनडी केपेक्स काफी बढ़ेगा। दूसरा, आई थिंक इन्वेस्टमेंट का एक और पार्ट था जो है डिफेंस। डिफेंस में काफी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिजनाइजेशन किया, काफी पॉलिसीज को एक्सपोर्ट में रोका और काफी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्डर इनटेक्स जो ऑलमोस्ट डिक्लाइनिंग मोड पे थे आज से 5 साल पहले, आज ऑलमोस्ट 20 से 25% ग्रो कर रहे हैं। और सारे लार्ज प्रोग्राम्स, प्लेटफॉर्म्स जो बाहर आउटसोर्स किए जाते थे, वो अभी इंडियन कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज प्लस प्राइवेट कंपनीज को दिए जा रहे हैं। तो आई थिंक उनकी ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है इस टाइम। तीसरा पार्ट जो इन्वेस्टमेंट का आप देखेंगे, जो हमने देखा कि एक समय था कि सिर्फ इंडिया में कंपनीज को पीसीबी असेंबली कराया जाता था, हमने देखा कि एक्चुअली पीसीबी डिजाइन भी डेवलप किया गया। और इंडिया में देखा गया कि जब लास्ट इसको पीएलआई स्कीम आई, जो 2 भागों में आई, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट था जहां पे ईएमएस कंपनीज को बढ़ावा दिया गवर्नमेंट ने, या फिर ऑटो कंपनीज को बढ़ावा दिया। तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट एक ऐसा पार्ट रहा जहां पे हमें लगता है कि अभी भी फर्दर स्कोप है। ऑर्डर इनटेक्स काफी स्ट्रांग है, कैपेसिटी एक्सपेंशन आ रहे हैं कंपनीज पे, और गवर्नमेंट तो खर्चा कर ही रहा है, लेकिन हम लोग प्राइवेट कंपनीज भी देख रहे हैं कि कैपेसिटीज अपनी काफी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट एक लेग है जो हमें लगता है पहला भाग इन मैन्युफैक्चरिंग फंड का, जो काफी स्ट्रांग रहेगा ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। दूसरा पार्ट आई थिंक कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन, तो दिस इज द सेकंड पार्ट। कंजम्पशन में हमें लगता है कि जो प्रीमियमाइजेशन है, और खासकर ये हमारे देश में नहीं, आप अगर इसको यूएस में देखेंगे, यूरोप में देखेंगे, चाइना में देखेंगे, और अमीर और गरीब के बीच में काफी गैप बढ़ रहा है। और ये गैप बढ़ता है तो हम लोग देखते हैं कि प्रीमियमाइजेशन, प्रीमियम इकोनॉमी इस अभी भी काफी ज्यादा ग्रोथ में है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम लोग रफली इंडिया में 20 से 25 लाख गाड़ियां बेचते हैं। आज से 3-4 साल पहले वो नंबर चल के अभी 40 लाख हुआ। उस 20-25 लाख में हम ऑलमोस्ट से 20% एसयूवी शेयर थे, आज हम 50% एसयूवी शेयर हैं। 50% एसयूवी शेयर के बाद भी इंडस्ट्री 8 से 10% ग्रो कर रही है, और जबकि इकोनॉमी सेगमेंट, सेडान सेगमेंट वो डिक्लाइन कर रहा है। तो आई थिंक प्रीमियमाइजेशन, चाहे वो आप रियल एस्टेट में देखें, आप होटल्स में देखें, आप हॉस्पिटल्स में देखें, प्रीमियमाइजेशन अभी भी डबल डिजिट ग्रोथ चल रहा है। आप रिटेल में देखें, वहां पे भी डबल डिजिट ग्रोथ चल रहा है। तो आई थिंक कंजम्पशन एक ऐसा पार्ट है, और हमें लगता है कि ईवी
का प्रपोर्शन जितना बढ़ेगा ऑटो में, उतना ज्यादा ऑटो एंक्स को फायदा होगा। तो इन्वेस्टमेंट एक पार्ट है जहां हमें बहुत पॉजिटिविटी दिखती है अभी भी, एंड वी बिलीव कि जिसका भी कंपनीज का कंटेंट इंक्रीज होता जाएगा, यहाँ से प्रीमियमाइजेशन और बढ़ता जाएगा। तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन, ये दो भाग हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं। नेट एक्सपोर्ट्स एक ऐसा पार्ट है जहां पे मैंने आपको बोला कि पीएलआई एक स्कीम आई इंडिया की, इट टुक टाइम, लगा 2 साल, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कंपनीज को काफी ग्रोथ उसमें मिला है। नंबर 3, इसी लास्ट पार्ट जो नेट एक्सपोर्ट्स का पार्ट था, कि हम लोग बोलते हैं कि इंडिया ने पावर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किया। अगर आप बाहर देखें, यूएस ने भी पावर केपेक्स नहीं किया है लास्ट 8-10 साल में, पावर डेफिसिट में जा रहा है यूएस पे। एंड आई थिंक हमारी ऐसी काफी कंपनीज हैं, चाहे वो कंडक्टर्स हैं, केबल्स हैं, वायर्स हैं, ये सब कैपेसिटी सोल्ड है डोमेस्टिक में, ओवर सोल्ड चल रही है अभी। तो ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं यूएस से बहुत डिमांड आ रहा है इन सब चीजों के लिए, पावर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इंडिया में, बिकॉज उन्होंने चाइना को बैन किया हुआ है फॉर पावर केबल्स, कंडक्टर्स। तो हमें लगता है अगर फंड को हम लोगों ने काफी ज्यादा इस तरीके से बनाया कि ये तीनों थीम्स उसमें कैप्चर हो, इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। नितिन, अब ये जो थीम आपने आइडेंटिफाई की है, इसे अगर ब्रॉडर मार्केट्स के सामने रखते हैं तो रफली हाउ डज इट रियली स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द होल मार्केट? क्योंकि भारतीय बाजार में जब भी कोई पहला निवेश करने आता है या फिर किसी भी आप फंड को उठाकर देखें, अनलेस इट्स वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर थीम और अ कैटेगरी, वहां पर सर्विस सेक्टर पर अच्छा खासा एक्सपोजर आता है, एंड इट कुड बी थ्रू आईटी सर्विसेज, इट कुड बी थ्रू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ऑल्सो। मैन्युफैक्चरिंग कितना बड़ा योगदान प्ले करेगा बेहतर रिटर्न कमाने के लिए एक निवेशक के पोर्टफोलियो में? तो ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, क्योंकि ज्यादातर निवेशक का रहता है कि थोड़े डाइवर्सिफाइड फंड में रहें, एंड जैसे मैं मल्टी कैप फंड भी चलाता हूं, तो मल्टी कैप फंड एक डाइवर्सिफाइड फंड है, अक्रॉस द सेक्टर्स चलता है। मैन्युफैक्चरिंग एक थीम है जो मुझे लगता है कि हमें लगता है कि कम से कम मल्टी डेकेडल थीम है। तो और गिवन हमेशा जब हमने इसका एनएफओ भी किया, दैट टाइम आल्सो हमने इन्वेस्टर्स को यही बोला, कि निवेशकों को यही बोला कि ये एक हाई बीटा फंड होता है, बिकॉज एक ये थीमेटिक फंड है, तो ये पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए, पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए। और दिस इज द रीजन, एंड इट विल टेक टाइम, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग ओवरनाइट नहीं चेंज होता। मैन्युफैक्चरिंग को बनने में, सप्लाई चेन नया खड़ा होने में, हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से यूरोपियन कंपनीज, चाइनीज तो कर ही रहे हैं, लेकिन यूरोपियन एंड अमेरिकन कंपनीज जिस तरीके से अपना सप्लाई चेन खासकर इंडस्ट्रियल सेक्टर में चेंज करके यूरोप से इंडिया ला रहे हैं, चाइना से इंडिया ला रहे हैं, इसको समय लगता है। तो ये एक 3 से 5 साल का व्यू लेकर इस फंड में निवेशक को देखना चाहिए। और डाइवर्सिफाइड फंड इज ओनली, इस फंड में बैंक्स और जैसे आपने बोला आईटी सर्विसेज, सिर्फ यही 2 सेक्टर हैं जो इस फंड्स का पार्ट नहीं है। बाकी एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ this fund, whether it's the autos, whether it's the capital goods, whether it's the pharma, whether it's the chemicals, textiles. So mostly ये fund सारी चीजों को cater करता है। तो I think given the nature of the fund, given the high beta of the fund, it should be the part of the portfolio, it should not be the portfolio. Okay. जब आप यहाँ पर allocation करते हैं, you spoke of investments and of course consumption और net exports. अब investment में ही मैन्युफैक्चरिंग में हमने देखा है जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन हुआ है वो ऑफ कोर्स ऑटोमोबाइल साइड पर देखने को मिला है। इन द लास्ट 4-5 इयर्स डिफेंस को काफी तवज्जो दिया गया है। तो इस फंड में आप लोगों ने कैसे डिसाइड किया है कि कितना ये निजी कैपेक्स वाली कंपनियां, जिसमें M&M, मारुति, टाटा मोटर्स शामिल होंगी, उनको रखना है, और कितना पब्लिक कैपेक्स वाली कंपनियां जिसमें कई सारी पीएसयू डिफेंस कंपनियां आएंगी, जो पावर की आप बात कर रहे थे उसमें पावर कंपनियां भी आएंगी? हाउ हैव यू डिसाइडेड एलोकेशन यहां पर? तो आई थिंक हमने एक कंजम्पशन में ऑटो को ओवरवेट रखा जी। हमें ये लगता है कि ऑटो में कुछ ऐसी इंडियन कंपनीज हैं, हमें नहीं लगता कि जापानीज मार्केट शेयर हमें लगता है कि लूज ही करेंगी इंडियन मार्केट में, बिकॉज आई थिंक दे हैव लैग बिहाइंड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ या फीचर्स हुए या कंटेंट हुआ कार का। तो हमें लगा कि इंडियन ओईएम्स हैं जिसमें मार्केट शेयर बनाने की और ताकत है, और वो हमको दिखा मार्केट शेयर इंडियन ओईएम्स का इंक्रीज होते हुए। और जैसे कि आप देखें अभी जो भी लॉन्चेस इंडियन ओईएम्स कर रहे हैं वो पूरी ओवरबुक जा रही हैं, सोल्ड आउट हो रही हैं फर्स्ट डे में ही, बिकॉज गाड़ियां अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रही है। और जो इनके लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं यानी कि ऑटो एंक्स, हमें लगता है कि वो भी
काफी ज्यादा कंटेंट इंक्रीज करेंगे। तो हमने ऑटोज को काफी ओवरवेट रखा और उसमें स्पेसिफिक इंडियन एंक्स और इंडियन ओईएम्स को काफी ऊपर रखा। जी। कैपिटल गुड्स एक ऐसा एरिया है, उसको भी हमने ओवरवेट रखा। और कैपिटल गुड्स इसलिए, उसमें अगर बाइफर्केशन देखेंगे तो हमने डिफेंस और टीएनडी कैपिटल एक्सपेंडिचर, उनको ज्यादा हमने ओवरवेट दिया, बिकॉज हमें लगता है वो एक मल्टी डेकेडल थीम है। और मुझे लगता है कि पावर और टीएनडी कोई 1-2 साल की थीम नहीं है। मुझे लगता है कम से कम 5 से 7 साल कंट्री का कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें एक मल्टी वे में बढ़ेगा। और तो ये दो सेक्टर्स को हमने काफी ओवरवेट रखा। हमने फार्मा को ऑलमोस्ट इक्वल वेट रखा है, विच ऑल्सो हैज गिवन अस बेनिफिट, क्योंकि फार्मा में भी हमने देखा कि काफी ज्यादा अर्निंग्स अपग्रेड हुए हैं। लास्ट अगर आप 3 से 4 क्वार्टर देखें तो चाहे वो लार्ज कैप फार्मा थी या मिड कैप फार्मा, हमें लगता है अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल काफी स्ट्रॉन्ग पैन आउट हुआ। यहाँ से अर्निंग्स अपग्रेड का चांस हमें कम लगता है, लेकिन हम लोग को लगता है कि कम से कम ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो ये 3 सेक्टर्स को हमने ज्यादा तवज्जो दी। हमारा केमिकल्स अंडरवेट और टेक्सटाइल अंडरवेट रहा, बिकॉज हमें लगता है कि केमिकल्स और टेक्सटाइल में अभी काफी समय है। एक सप्लाई चेन, एक डी इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्रीज बहुत ज्यादा हो गई थी सिस्टम में, वो अभी काफी कम हुई है, लेकिन हमें लगता है कि अभी थोड़ा समय है। तो इस अगर पोर्टफोलियो को देखें तो ये 3 सेक्टर्स पे हमने ज्यादा तवज्जो दी है। अब इनफैक्ट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ऑटो में जब आप कहते हैं कि ज्यादा तवज्जो दी गई है, आपका नियरली 23.46% वेट है। इसमें बजाज ऑटो जैसी कंपनियां, इसमें एमएनएम जैसी कंपनियां हैं। सो दिस 4 व्हीलर वर्सेस 2 व्हीलर प्ले, इसे कैसे डिसाइड किया? एमएनएम के केस में हम सब जानते हैं, कंपनी अब एसयूवी सेगमेंट में कितनी अग्रसर है, ईवी साइड पर कितना इन्वेस्टमेंट आगे आता हुआ दिखाई देगा। व्हाट अबाउट द 2 व्हीलर साइड, जो लार्जली एक अंडर परफॉर्मर था, क्या वहां पर आप पोटेंशियल देख रहे हैं पिकअप का, कंसिडरिंग इस समय सब लोग वो मॉनसून पर बैंक कर रहे हैं और वहां से ऑफ कोर्स रूरल इकोनॉमी की ग्रोथ? देखिए, 2 व्हीलर में रीरेटिंग स्टार्ट हुआ 1.5 year बैक, कम से कम 1.5 साल पहले, जब हमने देखा कि, तो आप हमारे बाकी फंड्स में देखेंगे हम 2 व्हीलर ओवरवेट गए, एंड सब में नहीं, बट देयर आर स्पेसिफिक, आई कैन नॉट, मैं कंपनीज का नाम नहीं ले सकता हूँ, बट हम लोगों ने 2 व्हीलर में काफी एक्सपोजर 1.5 साल पहले स्टार्ट किया। उसका रीजन बहुत सिंपल था, क्योंकि 2016 का रिटेल का नंबर अभी हमने 2022 में टच किया, 2023 में, तो इंडस्ट्री ने 7 साल ग्रोथ नहीं देखी। लेकिन सेम चीज हमें 2 व्हीलर में दिख रहा था कि प्रीमियमाइजेशन 2 व्हीलर में 100 सीसी नहीं बिक रहा है, लेकिन 125 सीसी और 150 सीसी में अगर अच्छा प्रोडक्ट आ रहा है तो प्रीमियम कस्टमर आके खरीद रहा है उसको। और वो ग्रोथ हमें ऑलमोस्ट 8 से 10% दिखी 2023 में। 2024 भी इंडस्ट्री ने अच्छा ग्रोथ दिया, 12 से 15% ग्रोथ दिया, और उसमें कुछ कंपनीज थी जिन्होंने अपने मार्केट शेयर बढ़ाए। तो हम लोग का ये थीसिस था कि एक इंडस्ट्री जो ग्रो नहीं कर रही थी, और अगर वो इंडस्ट्री 10 से 12% ग्रोथ पे आती है, विच इज एन ओके ग्रोथ, ऑलमोस्ट जीडीपी का 1.5 टाइम्स, लेकिन उनमें वो कंपनी जिसका मार्केट शेयर इंक्रीज हो सकता है, तो हमें लगा मल्टीपल्स और अर्निंग्स ग्रोथ रिकवरी है, तो वहां पे रीरेटिंग होगा। एंड एग्जैक्टली अगर आप देखें तो वो रीरेटिंग हुआ, जो कंपनीज का आपने नाम लिया। यहां से हमारा व्यू यही है कि रीरेटिंग काफी फास्ट हुआ है 2 व्हीलर्स में। हमारा ये व्यू नहीं है कि डबल डिजिट ग्रोथ नहीं होगा, बट यहाँ से रिटर्न्स वुड बी सब ऑप्टिमल इन द 2 व्हीलर्स पार्ट। दैट्स आवर लार्ज व्यू ऑन द 2 व्हीलर साइड। अब आई सी आपके पोर्टफोलियो में ऑयल एंड गैस का भी वेटेज 25.6% के आसपास है। इज इट प्राइमरीली बिकॉज रिलायंस का वेट 4.5% है, इसीलिए वो ज्यादा दिख रहा है, या फिर यहाँ पर भी आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और फिर अपॉर्चुनिटी को आप कैसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं? तो ऑयल एंड गैस में अगर आप देखें, ऑयल एंड गैस हमारा थोड़ा अंडरवेट है, एक्सेप्ट रिलायंस जहां पे हम ओवरवेट हैं। एंड उसका रीजन, एंड दिस इज ऑल पब्लिक डेटा, तो उसका रीजन ये है कि ओएमसीज में हम लोगों को लगता है कि जो लार्ज रिफाइनिंग मार्केटिंग मार्जिन बनना था, जो बेनिफिट आना था, वो आई थिंक हमें लार्जली लगता है आ गया है। एंड देन इट्स मोर ऑफ अ क्रूड प्ले। तो हम लोग ट्राई करते हैं थोड़ा ट्रेडिंग सेक्टर से दूर रहने के लिए, हम लोग मोर ऑफ स्ट्रक्चरल बेट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। एंड दैट इज द रीजन, अगर आप देखें हमारा मेटल्स भी अंडरवेट है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंपनीज है जहां पे हमारी परसेंटेज शेयर होल्डिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें लगता है कि वो बहुत लो कॉस्ट स्ट्रक्चर है और वो वहां से इंक्रीज होंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ लोअर कॉस्ट स्ट्रक्चर। ओएमसीज में हम लोग लार्जली थोड़े अंडरवेट हैं as of now, because we believe कि rally has been, we were overweight when we started the fund, we became underweight in the meantime when we believe the valuations become काफी ज्यादा expensive हो गई, और उसके बाद हमें लगता है कि peak of the earnings has happened.
ओके। तो उस वजह से हम अंडरवेट हैं, बट रिलायंस वी आर ओवरवेट। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ये भी समझेंगे नितिन से आगे कि इस तरह के मार्केट में एक मैन्युफैक्चरिंग फंड आपको किस तरह के रिटर्न्स दिला सकता है। बने रहिए CNBC आवाज पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स और आज फोकस है मैन्युफैक्चरिंग फंड पर जो एक्सिस म्यूचुअल फंड लेकर आया है और इसके इक्विटी फंड मैनेजर नितिन अरोरा से हो रही है बातचीत। कैपिटल गुड्स, और ये एक थीम काफी अग्रेसिवली मार्केट में भी प्ले की गई है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग फंड्स ही नहीं, इनफैक्ट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में भी, और क्योंकि आप वो मैनेज भी करते हैं, यूड बी एबल टू एक्सप्लेन दिस बेटर। अब इस कैपिटल गुड्स थीम में इट्स अ वेरी वाइड एरिया, करेक्ट? कई सारी कंपनियां अलग अलग काम करती हैं यहाँ पर, कुछ पावर में भी आप काम कर सकते हैं, कुछ इंफ्रा कंपनियां भी हैं। ये बताइए यहाँ पर कैसे आप डिसाइफर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर थीम में, क्या फिट बेस्ट बैठ रहा है और औसतन किस तरह के रिटर्न्स ये स्पेस लेकर आएगा, क्योंकि आपका एक्सपोजर सीमेंस, कमिंस जैसी कंपनियों में ज्यादा है वर्सेस एन L&T। तो देखिए, इसमें हम लोगों को 2 से 3 थीम बहुत स्ट्रांग लगती हैं। एक, जैसे मैंने शुरुआती में बात की कि T&D एक केपेक्स थीम है जो मुझे लगता है काफी बेनिफिट करेंगी। इंडिया में मल्टी टेकेडल थीम है। नंबर 2, रेलवेज। आई थिंक रेलवेज एक ऐसा थीम है जो मुझे लगता है कि यहाँ से हमें लगता है कि यहाँ से कम जो एक फियर था मार्केट का, जब गवर्नमेंट जब ये इलेक्शन हुए कि और देखा कि शायद मैंडेट नहीं आएगा, लेकिन आई थिंक ये नीड ऑफ द आवर है। पावर कैपिटल एक्सपेंडिचर एक नीड ऑफ द आवर है। इसमें गवर्नमेंट का मैंडेट डजंट मैटर इन आवर व्यू। रेलवे एक नीड ऑफ द आवर है और इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रेलवे में अभी भी, अगर आप देखें, गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बाद भी काफी अनाउंसमेंट्स आ रही हैं वंदे भारत पे, टू हाउ टू इंडिजनाइज, और गवर्नमेंट बात कर रही है कि हमको और बुलेट ट्रेन्स कैसे डालने हैं इंडिजनाइज करके। पहले तो हमने बाहर से खरीदा है काफी कुछ। तो आई थिंक रेलवे, T&D, ये 2 एक ऐसी थीम है जो मुझे लगता है, हमें लगता है कि यहाँ से काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेंगी। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि EMS कंपनीज हैं, वहां पे ऑब्वियसली बहुत सारी EMS कंपनीज हैं, तो आप सब सेम नहीं है, लेकिन हमें वो देखना है कि किसने ज्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रखा है। कौन PCB असेंबली नहीं कर रहा है लेकिन PCB डिजाइन कर रहा है। करेक्ट। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम एनी विच वेज नेट एक्सपोर्टर हैं आज, लेकिन उसमें भी किसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, बिकॉज EMS बहुत थिन मार्जिन बिजनेस है। तो आपको उन कंपनीज पे बेट लेना है जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके स्केल करे। तो आई थिंक यही 3 एरियाज हैं जो हमें लगता है कि ज्यादा बेनिफिट करेंगी। लास्टली, अगर आप देखें, जब मैंने आपसे बात की कि काफी सप्लाई चेन यूरोप और चाइना की यहाँ पे आ रही है, देखिए पूरी सप्लाई चेन नहीं आ सकती, इंडिया के पास इतना बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं है। तो जितना भी हम शिफ्ट देख रहे हैं इंडस्ट्रियल्स में, EMS में, उनके मशीन सप्लायर्स फॉर एग्जांपल, तो हमेशा ये कंपनीज, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर एप्पल जैसी कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है तो उनको भी मशीन्स चाहिए होती हैं। तो हमने देखा कि वो मशीन्स में भी इंडियन प्लेयर्स आए और दे आर इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटी। उन्होंने ग्लोबल कंपनीज का रिकॉर्ड भी तोड़ा, काफी कंपनीज ने, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, ऑपरेशनल, PLFs। तो आई थिंक हमें लगता है कि ये 3-4 एरिया है जहां पे 3 से 5 साल का अगर व्यू लिए जाए तो काफी ज्यादा ऑर्डर इनटेक इंक्रीज होगा कंपनीज का और अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेगी। नितिन, एक और पॉकेट जिसको लेकर हमने देखा है काफी अच्छी खासी तेजी बनी है। अब सवाल यही है कि आप लोगों ने कब यहाँ पर इन्वेस्ट किया और आगे क्या एक्सपोजर बढ़ाएंगे? डिफेंस कंपनियां, आई सी आपके पोर्टफोलियो में एक तो BDL है, HAL जैसी कंपनियां हैं, भारत फोर्ज जो आधी ऑटो एंसिलरी है और बस डिसेंट हिस्सा एक्सपोजर डिफेंस की तरफ भी आता है। क्या यहाँ पर अब और निवेश आता हुआ दिखाई देगा? or will you limit yourself to only these a couple of stocks, या फिर कुछ और जो मिड कैप कंपनियां हैं, निजी साइड पर है, वहां पर भी एक्सपोजर आप लोग बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, डिफेंस में ना प्लेस बहुत लिमिटेड हैं, तो हमेशा, क्योंकि डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर PSUs में ही बनी शुरू से, और गवर्नमेंट ने जब ये स्टांस लिया कोविड के बाद कि अब और 4 से 5 ऐसे आइटम्स बार बार लिस्ट आई कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, उसमें सबसे बड़े बेनिफिशियरीज थे गवर्नमेंट कंपनीज टू स्टार्ट विथ। और इसीलिए अगर आप देखेंगे डिफेंस में हमारे पास सबसे ज्यादा वी हैव मोर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज।
प्राइवेट को 2022 से एलोकेशन बहुत मिला। जब ये सब इंपोर्ट बैन हुआ, हमने देखा प्राइवेट सेक्टर भी काफी रैंप अप हुआ, लेकिन उसमें बहुत लिमिटेड प्लेस है अभी और काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे है। तो हम लोगों ने अभी ऐसा स्टांस रखा है कि जहां पे स्केलेबिलिटी ज्यादा है, ऑर्डर इनटेक स्ट्रांग रहेंगे, ये हमको इसका डाउट नहीं लगता है, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू स्पेंड। कैपिटल एक्विजिशन बजट हर साल इंडिया का 4 से 5% बढ़ता है, और इंडिजनाइजेशन अगर उसके ऊपर होता है तो प्लेटफॉर्म्स इंडिया में ही बनेंगे, और हम लोग को वो दिखता है। और प्राइवेट कंपनीज ऐसे हैं जो काफी लिमिटेड हैं अभी इंडिया में, ज्यादा लिस्टिंग नहीं है, ज्यादा लिस्टेड प्लेस नहीं है, उस वजह से एक्सपोजर कम है पोर्टफोलियो में। बट हमें लगता है कि आगे जब लिस्टिंग होगा तो हम लोग उसका पार्ट जरूर रहेंगे। ओके, यहाँ से आगे क्या, आई एम श्योर, क्योंकि आपको अपने पोर्टफोलियो को और फंड को हमेशा एसेस करना पड़ता है, कुछ स्टॉक्स में आपने कुछ एक्सपोजर कम किया है, कुछ ऑफ कोर्स आप बढ़ा भी रहे हैं, क्या नई अपॉर्चुनिटीज इस समय आइडेंटिफाई होंगी? कंसिडरिंग पॉलिसी कंटिन्यूटी पर अब सरकार का फोकस रहेगा, जो थोड़ा सा असमंजस था कि ये कोalition गवर्नमेंट में क्या ये सरकार उतनी अग्रेसिव हो पाएगी जितने शायद पिछले 10 सालों में थी, वो सारे डाउट्स at least for now seem to be out of the window or out of the way. कौन सी एरियाज है जहां पर आपको लग रहा है नई अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग थीम अराइज कर सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें लगता है कि 3 ऐसे एरिया हैं जहां पे गवर्नमेंट अपना स्टांस नहीं बदलेगा। और देखिए, क्योंकि एक चीज ये ध्यान देनी होगी कि कंजम्पशन बास्केट जो है इंडिया की, जो रूरल एरिया है, वो इम्पैक्टेड है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे देश में नहीं, ग्लोबली रिच हैज बिकमिंग रिचर एंड पुअर और रिच में गैप बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट उसको एड्रेस जरूर करेगा। ओके, तो उसको अगर हम ध्यान दें, क्योंकि इसमें पोर्टफोलियो में मैन्युफैक्चरिंग में आप देखेंगे हमारे पास कंजम्पशन प्लेस भी हैं, तो हमने फंड को ज्यादा थीमेटिक नहीं बनाते हुए थोड़ा स्ट्रक्चरल बनाया है, क्योंकि कल को अगर थीम गोज आउट ऑफ द फ्लेवर तो फंड को ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हमें लगता है कि 3 एरिया एक ऐसे हैं, अगर कल को गवर्नमेंट थोड़ा सा सोशल फेस भी दिखाती है एंड रूरल में थोड़ा मनी पंप भी करती है, तो हमें लगता है कि डिफेंस, पावर और ईएमएस, ये 3 ऐसी थीम है जिसमें हमें लगता है 3 से 5 साल गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। रेलवे हमें लगता है 2 से 3 साल स्पेंड ज्यादा होगा, उसके बाद हमें एक बार रिवैल्यूएट करना पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट ही ज्यादा स्पेंड करती है रेलवे में। डिफेंस एंड पावर में प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो भी स्पेंड कर रही हैं, तो गवर्नमेंट अपना रेशियो एक बराबर रख सकता है। लेकिन रेलवे में ज्यादातर द लार्ज स्पेंडर इज गवर्नमेंट ओनली। तो अभी 2-3 साल दे विल स्पेंड, जो उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जो उनके नए प्रोग्राम्स है इस साल से। 2-3 साल बाद मुझे लगता है रेलवे को इवैल्यूएट करने की जरूरत पड़ेगी कि गवर्नमेंट और कितना केपेक्स कर सकता है वहां पे। बट अगर आप 3 से 5 साल देखें तो हमें लगता है कि डिफेंस, पावर और ईएमएस एक ऐसा स्पेस है जहां 3 से 5 साल हमें नहीं लगता कि गवर्नमेंट रुकेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से। ओके, और वहां पर ऑफ कोर्स आपका एक्सपोजर है ना, आई एम अज्यूमिंग आप बढ़ाते ही नजर आएंगे। अच्छा, एक औसतन मुझे अंदाजा बताइए नितिन, कंसिडरिंग आप डाइवर्सिफाइड फंड्स और दूसरे फंड्स भी मैनेज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फंड इस तरह के मार्केट में इन वैल्यूएशन पर औसतन किस तरह के रिटर्न्स दे सकता है एक लॉन्ग टर्म निवेशक को? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि जब हमने दिसंबर में एनएफओ किया, उस टाइम भी हमारा व्यू यही था कि बहुत लिमिटेड प्लेस हैं, एंड स्ट्रीट बहुत डिसबिलीफ में था कि मैन्युफैक्चरिंग इतना जोर से नहीं आएगा। देयर वाज अ डिसबिलीफ इन द स्ट्रीट। देयर वाज आल्सो अ डिसबिलीफ के प्रीमियम, जो प्रीमियमाइजेशन है, जो प्रीमियम ग्रोथ, जैसे मैंने आपको कंजम्पशन में बताया, वो भी डिक्लाइन होना स्टार्ट करेगा स्ट्रीट। और मैं ये बैकग्राउंड दे रहा हूं आपको, क्योंकि तब स्ट्रीट का ये भी व्यू था कि रियल एस्टेट सेल्स भी नीचे आ जाएंगी, प्रीमियम नहीं बिकेगा, बहुत ज्यादा 2 साल साइकिल ऑलरेडी हीटेड अप था। लेकिन हमने लास्ट 12 महीने में फिर देखा, लास्ट 6 से 7 महीने में अर्निंग्स जो हैं कैपिटल गुड्स कंपनीज में, रियल एस्टेट कंपनीज में, हॉस्पिटल्स में, रिटेल कंपनीज में अपग्रेड ही हुए हैं, डाउनग्रेड नहीं हुए। तो वहां पे एक मिसमैच आया, जिसकी वजह से आपने देखा कि रीरेटिंग बहुत फास्ट हुआ कैपिटल गुड्स कंपनीज में, ऑटोज कंपनीज में, बिकॉज लोगों के नंबर स्ट्रीट पे कम थे जी। तो हमें लगता है ये रीरेटिंग बहुत फास्ट हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा कंसोलिडेशन होगा इन सब कंपनीज में। बट ग्रोथ स्ट्रांग रहेगा, तो हम लोग का यही सबसे पहला क्राइटेरिया रहेगा कि बेंचमार्क को, उसको हम लोगों को बीट करना है, तो उस टाइप के रिटर्न्स आपको दिखेंगे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, हमारे लिए समय निकालकर डिटेल में समझाने के लिए कि क्या फायदे होंगे और किस तरह से आप लोग अपना
प्लान बनाते हैं जब आप एक मैन्युफैक्चरिंग फंड अग्रेसिवली मैनेज कर भी रहे हैं। इट्स बीन अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। थैंक यू सो मच हर्षदा, थैंक यू। चलिए इसी के साथ फायदेमंद फंड में मैं आपसे लूंगी इजाजत, लेकिन याद रखें खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।